मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज राज्य मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री पर चर्चा करें। पिछले चर्चाओं में राज्यपाल पर विस्तार से हमने चर्चा कर ली थी। आज मंत्रिपरिषद की बारी है। मंत्रिपरिषद की जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का पद स्थापित किया गया है, ठीक इसी प्रकार से प्रांतों में भी मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री का पद स्थापित किया गया है। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक इसी प्रकार से प्रांतों में भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर मुख्यमंत्री के परामर्श पर मंत्रियों को भी नियुक्त करता है, अर्थात मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। इतना है कि केंद्र में जो सरकार है वो पूरे राष्ट्रव्यापी होती है, जबकि प्रादेशिक या राज्य स्तर पर जो मंत्रिपरिषद होती है उसका क्षेत्र केवल अपने राज्य तक सीमित होता है। दोनों में कोई अंतर नहीं। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्ति करता है। यदि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच किसी व्यक्ति को मंत्री के पद पर नियुक्त करने के संबंध में मतभेद हो, तब मुख्यमंत्री की विजय होती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही किसी व्यक्ति को मंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है। क्यों? यदि मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति न की जाए तो मुख्यमंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को पूरी तरह से पालन नहीं कर सकता, क्योंकि मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसलिए इस सामूहिक उत्तरदायित्व के भाव को, इस सामूहिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए यह आवश्यक है कि जो भी मंत्री बने, जो भी मंत्री नियुक्त हों, वो सब मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार चलने वाले हों। और यदि कोई मंत्री जो मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार नहीं चलता, मुख्यमंत्री कभी भी राज्यपाल से कहकर उस मंत्री को पद से हटा सकता है। तो नियुक्ति और पदच्युति के संदर्भ में मुख्यमंत्री की पूरी तरह से चलती है। मुख्यमंत्री जिसको चाहे मंत्री नियुक्त कर सकता है, जिसको चाहे कभी भी बिना किसी कारण के भी उसको पद से हटा सकता है। नियुक्ति, पदच्युति, अवधि के बारे में दो प्रकार की चीजें हैं। एक तो यह है कि संविधान कहता है कि मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगी, अर्थात मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्यपाल कभी भी किसी मंत्री को पद से हटा देंगे। यह भाषा, यह वाक्य जो है केवल अलंकारिक है। अलंकारिक का मतलब है कि मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद से हटा सकता है। जब तक मुख्यमंत्री न चाहे, राज्यपाल किसी मंत्री को नहीं हटा सकता। ये अलंकारिक भाषा है कि राज्यपाल प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, अलंकारिक है। इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसा चाहेगा मंत्रिपरिषद वैसा ही होगा। संख्या दलबदल अधिनियम के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई थी उसको फिर संपादन में संशोधित किया गया और यह व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या या मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। और यह इस 15% में मुख्यमंत्री भी सम्मिलित होगा। मतलब मुख्यमंत्री मिला करके मंत्रियों की संख्या, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। यदि मान लीजिए किसी प्रांत में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 300 है, तो 15 या 45, मतलब ज्यादा से ज्यादा मंत्रियों की संख्या 45 हो सकती है। इसके पहले एक दो उदाहरण मैं आपको दूंगा कि आंध्र प्रदेश में टी अंजैया नाम के एक मुख्यमंत्री हुए। उनके मंत्रिपरिषद में 61 मंत्री थे, 61 मिनिस्टर्स।
इसी प्रकार से राबड़ी देवी के मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या 63 थी, 63 थी, और इतने अधिक मंत्रियों की नियुक्ति कर दी गई राबड़ी देवी के द्वारा कि मंत्रियों को बैठने के लिए ऑफिस या कमरा भी उपलब्ध नहीं हो पाए थे। इतने ज्यादा मंत्री हो गए थे। आखिर क्यों? वस्तुतः मंत्री का पद भोग और विलास का एक साधन माना जाता है, सुख सुविधाओं का साधन माना जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है यदि विधायक बन गए तो हम मंत्री भी बने। तो मंत्री पद का प्रलोभन है, ठीक है, जिम्मेदारियां हैं, उत्तरदायित्व है, काम भी है, लेकिन फिर भी इसे सुख भोग का बहुत बड़ा साधन के रूप में भारत में माना जाता है। तो इस प्रकार से 15% से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, इसमें एक शर्त है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। मतलब कि किसी भी प्रांत में चाहे विधानसभा के सदस्यों की संख्या जितनी भी हो, 12 से कम मंत्रियों की संख्या नहीं होगी मुख्यमंत्री को मिलाकर। अच्छा, इसमें एक बात आती है कि क्या एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है जो विधानसभा का सदस्य नहीं है या विधान परिषद का सदस्य नहीं है? तो इसका उत्तर हाँ है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर किसी भी ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकता है, शपथ दिला सकता है, जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। लेकिन संविधान यह कहता है कि 6 माह के अंदर उस व्यक्ति को किसी भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। और यदि मान लीजिए 6 माह तक वह किसी सदन का सदस्य नहीं बना तो क्या होगा? क्या इसको पुनर्नियुक्त किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कह दिया है कि 6 माह से अधिक कोई भी व्यक्ति गैर सदस्य होकर के मंत्री के पद पर नियुक्त नहीं हो सकता, काम नहीं कर सकता। यदि 6 माह के अंदर वह सदस्य नहीं बनता, उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा और उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। उसकी पुनर्नियुक्ति तब होगी, मतलब कि जब वह सदन का सदस्य बन जाएगा, तब ऑटोमेटिक उसका कार्यकाल भी बढ़ जाएगा। तो इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्णय है कि कोई भी गैर सदस्य जो सदन का सदस्य नहीं बन करके मंत्री बन जाता है, 6 माह के अंदर उसको सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ये मंत्रिपरिषद के बारे में सामान्य सी जानकारी हुई। इस मंत्रिपरिषद में भी चूंकि आजकल सदस्यों की संख्या सीमित हो गई है, इसलिए आजकल के मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं ये सब मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। इन सब को कैबिनेट रैंक दिया जाता है, क्योंकि पूरे प्रशासनिक विभागों को, पूरे शासन के कार्यपालिका के सभी विभागों को उतने मंत्रियों के बीच बांट दिया जाता है जितने की मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या है। तो जो भी मंत्री आजकल हो रहे हैं ये सब कैबिनेट स्तर के मंत्री होने लगे। इसमें एक शब्द आता है संसदीय सचिव। ब्रिटेन के संदर्भ में संसदीय सचिवों को मंत्रिपरिषद का अंग माना जाता है, लेकिन भारत में आजकल संसदीय सचिवों को मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं माना जाता, मंत्रिपरिषद के बाहर इनको समझा जाता है। और संसदीय सचिवों को चाहे आप जितना भी नियुक्त कर लीजिए, इनको राज्यपाल शपथ नहीं दिलाता। ये मुख्यमंत्री के सामने पद की शपथ लेते हैं। तो मंत्रियों में और संसदीय सचिव में ये बहुत बड़ा अंतर है कि मंत्रियों को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं और संसदीय सचिवों को मुख्यमंत्री शपथ दिलाता है। संसदीय सचिव संबंधित विभाग के कैबिनेट मंत्रियों को उसके कार्यों में सहायता करते हैं और इसका कोई काम नहीं। लेकिन संसदीय सचिव होने पर भी इनको मंत्री पद की पूरी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाती है। इसके कार्यों को देखिए। सबसे पहले कार्यपालिका संबंधी कार्य, पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था की स्थापना करना, कानून व्यवस्था की स्थापना करना, उच्च पदों पर नियुक्तियां करना। प्रांतों में शांति व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, अर्थात मंत्रिपरिषद की होती है, जिसके मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी पूरे प्रांत में शांति व्यवस्था, कानून की स्थिति बनाए रखने की होती है। जितने भी उच्च पद होते हैं, इन सभी उच्च पदों पर भी नियुक्ति मंत्रिपरिषद के द्वारा की जाती है।
दूसरा, विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों के अंतर्गत विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हों। मंत्रिपरिषद यह तय करता है कि विधान मंडल की बैठक कब बुलाई जाए, कब तक इसके अधिवेशन चलें, इन अधिवेशन में किन किन विषयों पर चर्चा हो, कौन कौन से विधेयक पेश किया जाए, जो प्रश्न पूछे गए सदस्यों के द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर देना, जवाब देना, और विभिन्न प्रकार के जो सदन में जो भी चर्चा होती है, इन सभी चर्चाओं में शासन का पक्ष प्रस्तुत करना। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और विधानसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद से हटा सकती है। वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट बनाना, राज्यपाल का हस्ताक्षर लेना, सदन में पेश करना, सदन में पेश करने के बाद फिर उस पर चर्चा में मुख्य भूमिका निभाना और बजट पास करवाना, उसके बाद बजट को क्रियान्वित करना, इन सभी पर बजट के बारे में अंतिम जिम्मेदारी राज्य मंत्रिपरिषद की होती है। और न्यायिक शक्तियों का जहां तक प्रश्न है, जिन मामलों में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह अपराधियों को क्षमा कर सकता है, उन मामलों में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को परामर्श देता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद का न्यायपालिका के बारे में कोई अधिकार नहीं है। ये मंत्रिपरिषद की कार्य और शक्तियां हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि संविधान जितनी शक्तियां राज्य मंत्रिपरिषद को देता है या जितनी स्वायत्तता देता है, उसके अंतर्गत रहते हुए मंत्रिपरिषद वास्तविक रूप में अपनी शक्तियों का उपभोग करती है और पूरे प्रांत का शासन संचालित करती है। ये हुआ मंत्रिपरिषद। अब चले मुख्यमंत्री की ओर। मुख्यमंत्री संविधान कहता है कि जिन विषयों में इस संविधान के द्वारा राज्यपाल को स्वविवेक से काम करने का अधिकार दिया गया है, उसको छोड़कर शेष कार्यों के लिए राज्यपाल को सहायता तथा परामर्श देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, सहायता और परामर्श देने के लिए। मतलब कि जिन कार्यों का संपादन राज्यपाल स्वविवेक से करता है, उसके बारे में मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री कोई परामर्श नहीं दे सकता, कोई चर्चा नहीं कर सकता। तो जिन कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री को नियुक्त किया गया है, उन सभी कार्यों को राज्यपाल परामर्श के अनुसार काम करता है। तो मुख्यमंत्री की सबसे पहले आता है नियुक्ति की बात। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। एक बिल्कुल स्पष्ट गणित है, जिस राजनीतिक दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत मिला, उसके नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। इसके बारे में उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन चूंकि भारत में बहुदलीय पद्धति है, इसलिए कई बार कई प्रांतों में ऐसी परिस्थितियां आ चुकी हैं कि किसी एक दल को यदि स्पष्ट बहुमत न मिला तो राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दूसरे नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता रहा है। कहीं से भी उसको थोड़ा सा भी अनुमान हुआ कि उसको नियुक्त किया जा सकता है, तो वह अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर देता रहा है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय कई बार ऐसे राज्यपालों की या राज्यपाल के द्वारा ऐसे दिए गए निर्णयों को अवैध घोषित कर चुका है, लेकिन फिर भी राज्यपाल जो है अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अल्पसंख्यक दल के नेता को भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर देते रहे हैं। जहां तक एक प्रश्न है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी दल का सदस्य नहीं है, जो किसी सदन का सदस्य नहीं है, क्या वह मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है? इसका उत्तर हाँ है कि किसी भी गैर सदस्य को राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है, लेकिन उसमें एक शर्त है कि उसमें इतनी योग्यता हो कि वह विधानसभा का सदस्य बनने लायक हो।
यदि वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, तब ही राज्यपाल को यह अधिकार है कि ऐसे गैर सदस्यों को भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर सके। इसके बारे में एक बढ़िया उदाहरण जो कि पिछली चर्चाओं में दिया जा चुका है, यहाँ पर पुनः उसको हम रिपीट करते हैं। 2001 में जयललिता का प्रकरण बहुत प्रसिद्ध है। जयललिता के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच हुई और उन्हें 3 वर्ष के लिए सजा हुई। इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग ने एक आदेश निकाला, चूंकि जयललिता को 3 वर्ष की सजा दी गई है न्यायालय के द्वारा, इसलिए वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है, अनर्ह है। अनर्ह है मतलब कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। विधानसभा के चुनाव हुए और इन विधानसभा के चुनाव में जयललिता के दल अन्ना डीएमके को स्पष्ट बहुमत मिल गया। जयललिता उस समय अन्ना डीएमके की चेयरपर्सन थी, उस दल की अध्यक्ष थी और अन्ना डीएमके को स्पष्ट बहुमत मिल गया। उसमें राज्यपाल थी सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश फातिमा बीबी। अन्ना डीएमके विधायक दलों की बैठक हुई और उस बैठक में जयललिता को अपना नेता चुना गया और इस आधार पर फातिमा बीबी राज्यपाल ने जयललिता को, जो कि सदन का सदस्य होने के योग्य नहीं थी, विधायक दल के प्रस्ताव के आधार पर जयललिता को उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। मामला पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल के इस आदेश पर, इस नियुक्ति आदेश पर बहुत हैरानी जताई कि एक ऐसा व्यक्ति जो राज्यपाल के पद पर आज अवस्थित है, वह संविधान के विरुद्ध जाते हुए जयललिता को मुख्यमंत्री के पद पर कैसे नियुक्त कर सकता है। जो स्वयं सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, राज्यपाल के पद पर आकर के वह कैसे असंवैधानिक काम कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जयललिता की नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया। तो एक गैर सदस्य भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। एक दूसरी चीज, यदि गैर सदस्य मुख्यमंत्री नियुक्त हुआ है तो उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। संविधान यह नहीं कहता कि मुख्यमंत्री को विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है या आवश्यक है, वह विधान परिषद का भी सदस्य हो सकता है। जैसे जब लालू प्रसाद यादव ने त्याग पत्र दिया तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। राबड़ी देवी विधानसभा का सदस्य नहीं थी, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित हुई। तो विधान परिषद का कोई भी सदस्य भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा का कोई सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक इसी प्रकार से प्रांतों में विधान परिषद का सदस्य भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अभी तक का ट्रेंड क्या है? ट्रेंड क्या रहा है? जब कभी भी किसी प्रांत में निर्वाचन होते ही तो निर्वाचन के बाद जिसको स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, नियम कहता है कि वह विधायक दल अपने नेता का निर्वाचन करेगा। लेकिन होता क्या है, नेता का निर्णय केंद्रीय हाईकमान करता है, चाहे वह कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी भी दल का हो। मुख्यमंत्री के पद का निर्णय केंद्रीय हाईकमान करता है। मतलब केंद्रीय दल का जो केंद्रीय कार्यालय होता है, जिसमें अध्यक्ष, महासचिव वगैरह वगैरह सदस्य होते हैं और कार्यकारिणी सदस्य होते हैं, ये लोग ही किसी राज्य में मुख्यमंत्री के नाम को अंतिम रूप देते हैं। और विधायकों से कहा जाता है कि आप हमारे इस कैंडिडेट को समर्थन दीजिए। इसको लेकर कई बार संघर्ष की स्थिति भी आती है दल के अंदर। जैसे अभी थोड़े दिन पहले कर्नाटक में चुनाव हुए और इस चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला, लेकिन मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदार हो गए, एक सिद्धारमैया, दूसरा रवि कुमार, और इनके बीच समझौता नहीं हो पा रहा था। 4-5 दिन लग गए
आखिरकार केंद्र की बातों को रवि कुमार ने स्वीकार किया और फिर उनको सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। तो अभी तक का ट्रेंड यह रहा है कि भले ही विधायक दल की बैठक होती है, बैठक औपचारिकता होती है, दल का अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के रूप में व्यक्ति को नियुक्त करता है। उसका कर्तव्य क्या है? यह पूरे भारत में जो अभी तक मुख्यमंत्रियों को नियुक्त करने की बात आई है, राज्यपालों की सबसे बड़ी आलोचना मुख्यमंत्री को नियुक्त करने को लेकर के हुई है। बाकी अन्य किसी भी मामले में राज्यपाल को आलोचना के घेरे में प्रायः बहुत कम अवसरों पर लाया गया है, लेकिन मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बहुत से राज्यपाल बदनाम हो चुके हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय भी केवल आलोचना कर देता है, उनके आदेशों को अवैध घोषित कर देता है, बाकी वह कुछ नहीं कर सकता। अब कर्तव्य के बारे में बताएं। जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह शासन और विधायन संबंधी समस्त प्रस्तावनाओं को जाकर राष्ट्रपति को जानकारी देगा और राष्ट्रपति जो भी जानकारी मांगे प्रधानमंत्री उपलब्ध कराएगा, ठीक इसी प्रकार से प्रांतों में भी मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि राज्यपाल जो भी आवश्यक जानकारी मांगे, शासन और विधान संबंधी प्रस्तावना संबंधी जो भी जानकारी मांगे, मुख्यमंत्री वह जानकारी उपलब्ध कराएगा। और जो भी जानकारी हो, शासन तथा विधान संबंधी प्रस्तावना संबंधी जो भी जानकारी होगी, मुख्यमंत्री राज्यपाल को बताएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री का यह दायित्व है कि वह समय समय पर राज्यपाल से मिलता रहे, राज्य के शासन व्यवस्था वगैरह के बारे में चर्चा करता रहे। फिर एक और महत्वपूर्ण बात, मान लीजिए किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया व्यक्तिगत तौर पर, उस निर्णय को राज्यपाल के पास भेजा गया सिग्नेचर करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए। जब राज्यपाल यह देखता है किसी मंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर निर्णय लिया है, तो वह मुख्यमंत्री को उस निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। जब मंत्रिपरिषद ऐसे परामर्श पर पुनर्विचार करके फिर परामर्श देता है, तो राज्यपाल को उसके अनुसार काम करना पड़ता है। यहां पर राज्यपाल और राष्ट्रपति में बहुत बड़ा अंतर है। क्या? मान लीजिए मंत्रिपरिषद ने कोई परामर्श दिया राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को वह परामर्श पसंद नहीं आया, तो राष्ट्रपति केंद्र में प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को उस विषय पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। और पुनर्विचार के बाद जो परामर्श मंत्रिपरिषद देगा, राष्ट्रपति को उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी चीज, यदि मान लीजिए किसी केंद्र में यदि किसी मंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर कोई निर्णय लिया जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार न किया हो, तो ऐसे निर्णयों पर भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए कह सकता है। और पुनर्विचार के बाद जो उसको परामर्श मिलेगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसके अनुसार काम करेगा। तो राष्ट्रपति दो प्रकार से पुनर्विचार के लिए कह सकता है, एक पूरे मंत्रिपरिषद के परामर्श पर और दूसरा एक व्यक्तिगत मंत्री के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कर सकता है। और दोनों ही मामलों में पुनर्विचार के बाद जो परामर्श राष्ट्रपति को मिलेगा, राष्ट्रपति उसके अनुसार काम करेगा। अब चले राज्यपाल की ओर। राज्यपाल किसी भी परामर्श पर मंत्रिपरिषद के परामर्श पर वह पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकता। राज्यपाल या तो परामर्श मानेगा या नहीं मानेगा। नहीं मानना उसका स्वविवेक की शक्ति है, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकता राज्यपाल। और किसी व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय पर राज्यपाल मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो मंत्रिपरिषद किसी व्यक्तिगत निर्णय पर
किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय पर पुनर्विचार करके परामर्श जो देगा, राज्यपाल उसके अनुसार काम करता है। ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के पुनर्विचार संबंधी शक्तियों में ये सबसे बड़ा फर्क है। उसकी भूमिका पर देखें, वैसे उसके कार्य जो हैं, ये कार्यपालिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, इन सभी शक्तियों में मुख्यमंत्री की भूमिका केंद्रीय होती है, मुख्य होती है। ये जो भी मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेता है, मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेता है, ये सभी निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निर्णय लिए जाते हैं। अब जरा इसी आधार पर उसको भूमिका की जांच कर लें। सबसे पहले मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मुख्यमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का निर्माण करता होता है, पालन करता होता है, संहार करता होता है। किस व्यक्ति को मंत्री के पद पर नियुक्त किया जाए, यह मुख्यमंत्री ही तय करता है, लेकिन दल का भी हस्तक्षेप रहता है, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप रहता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त नहीं करता, दल से उसे हरी झंडी लेनी पड़ती है। दल की सहमति के बाद किसी व्यक्ति को वह मंत्री के पद पर नियुक्त करता है और उसका हटाता है, और इस कारण से मुख्यमंत्री की स्थिति कई बार बहुत कठिन हो जाती है, क्योंकि दल ने जिसको बोल दिया उसको झेलने के लिए मुख्यमंत्री बाध्य होता है। और इस प्रकार से देखते हैं कि वह मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है और वह कभी भी किसी मंत्री को पद से हटा सकता है। दूसरा, मुख्यमंत्री और विधायिका या विधानमंडल, एक सदन हो चाहे दो सदन हो, वह सदन का अंतिम प्रवक्ता होता है, वह शासन का प्रथम और अंतिम प्रवक्ता होता है। किसी मामले में यदि किसी मंत्री की बातों पर कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई, गलतफहमी को दूर करता है। वह शासन की नीतियों का अंतिम प्रवक्ता होता है, वह सदन का नेतृत्व करता है। इस प्रकार से विधायिका में भी उसकी भूमिका प्रमुख होती है। तीसरा, मुख्यमंत्री और गवर्नर। राज्य शासन के सुचारू रूप से संचालन के लिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच अच्छा संबंध होना, सौहार्दपूर्ण संबंध होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन अभी तक का ट्रेंड यह रहा है, अभी तक की प्रवृत्ति ये रही है कि यदि केंद्र में जिस दल की सरकार है, उसी दल की सरकार यदि प्रांत में भी है, तो उन प्रांतों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध होते रहते हैं, देखे गए हैं। उनके बीच मतभेद नहीं होता। यदि मतभेद होता भी है तो अंदरूनी तौर पर होता, उसको प्रकट नहीं किया जाता, और ऐसी स्थिति में दल के द्वारा ही केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा इस प्रकार के मतभेदों को दूर कर दिया जाता है। लेकिन उस समय स्थिति बहुत ही विचित्र हो जाती है जब केंद्र में एक दल की सरकार हो और प्रांत में किसी दूसरे दल की सरकार बने। वहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच हमेशा एक टकरार की स्थिति बनी रहती है। मुख्यमंत्री का यह सबसे बड़ा सपोर्ट होता है कि उसके साथ पूरे प्रदेश की जनता है, और राज्यपाल के पास सबसे बड़ा सपोर्ट होता है कि उसे स्वविवेक की शक्ति संविधान देता है और उसके ऊपर केंद्र सरकार का हाथ है। तो कई बार ऐसी टकराहट की स्थिति उत्पन्न होती है और अल्टीमेटली केंद्र सरकार के कारण राज्यपाल विजयी होता है, मुख्यमंत्री हाथ मसोसते रहता है, हाथ मलते रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता। लेकिन प्रांतीय शासन के सुचारू रूप से संचालन के लिए दोनों के बीच अच्छा संबंध होना आवश्यक है। और अंतिम है मुख्यमंत्री और दल का नियंत्रण मुख्यमंत्री पर हमेशा बना रहता है। दल के बाहर नहीं जा सकता, दलीय अनुशासन के बाहर नहीं जा सकता। जैसा दल चाहता है उसी प्रकार से मुख्यमंत्री को अपना काम करना पड़ता है। और मुख्यमंत्री की स्थिति मूलतः इस तथ्य पर निर्भर करती है कि दल में उसकी स्थिति क्या है। दल जिसको चाहेगा, दल जैसा चाहेगा, मुख्यमंत्री वैसा ही करेगा। यदि उस मुख्यमंत्री की पकड़ दल के केंद्रीय नेताओं पर अच्छी तरह से है तो वो मुख्यमंत्री कुछ भी करे उसके 100 खून माफ है। लेकिन मान लीजिए दल में उसकी अच्छी तरह से पकड़ नहीं है तो उसका पद हमेशा खतरे में बना रहता है। दल जिसको चाहे उसको कभी भी पद से हटा सकता है। तो ये है मुख्यमंत्री की स्थिति। मुख्यमंत्री की स्थिति जैसा कि संवैधानिक दायरे में उसको जो शक्तियां दी गई है उसके अंतर्गत सर्वोच्च है, वास्तविक है, अपने दायरे के अंतर्गत रहते हुए वह सभी प्रकार के कार्य करता है। इसमें एक बात आप महत्वपूर्ण रूप से नोट कर सकते हैं
कि मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद या राज्य सरकार या चाहे केंद्र सरकार को अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसके विरुद्ध आप उन्हें न्यायपालिका में खड़े नहीं कर सकते, मुकदमा दायर नहीं कर सकते। संविधान प्रत्येक पदाधिकारी को इस प्रकार की सुरक्षा देता है, संरक्षण प्रदान करता है। जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूं। जैसे जब कोविड का समय था, दिल्ली में एक डॉक्टर की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की कि उस डॉक्टर के परिवार को हम 1 करोड़ रुपया देंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे किसानों का जो आंदोलन चल रहा था, उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 4 मृतक किसानों को 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। आप उसके विरुद्ध, मुख्यमंत्री के विरुद्ध कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं कर सकते। अभी थोड़े दिन पहले अरविंद केजरीवाल के बंगला के पुनर्निर्माण की बात हुई थी, रिनोवेशन पर, जिस पर कहा गया 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आप मुख्यमंत्री के विरुद्ध कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकते। हाँ, यदि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार की शिकायत आप कर सकते हैं, उसकी जांच करवा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। निर्णय लेने के लिए अपनी शक्ति के अंतर्गत वो सर्वोच्च हैं और उनके विरुद्ध कोई न्यायिक उत्तरदायित्व नहीं। इसी के साथ प्रांतीय कार्यपालिका पर चर्चा समाप्त हुई। अगले व्याख्यान में फिर विधानमंडल की ओर अग्रसर होंगे। आपको धन्यवाद।